हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम इस सीरीज़ में स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट, जो कि सेकंड टॉपिक होगा हमारा करंट अफेयर्स का। क्योंकि विज़न आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो हम लोग हिंदी मीडियम में इस प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मई 2023 की मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं। और अभी जून की नहीं आई है, तो जैसे ही जून की आ जाएगी हम उसको भी कवर करना शुरू करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी लगभग 10 से 11 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी गवर्नेंस कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट कर लिया। और ये सीरीज चल रही है एनवायरनमेंट की, जो आज की क्लास और कल आने वाली क्लास, इन दोनों ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज हमारा टॉपिक है गैस आधारित अर्थव्यवस्था। कल हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बनाइजेशन करना, अर्थात कि अर्थव्यवस्था में जितने भी ऐसे घटक हैं इंडस्ट्री के, सर्विस के, एग्रीकल्चर के, जिससे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस की इंटेंसिटी में वृद्धि कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसको कम करना ही डीकार्बनाइजेशन कहलाता है। तो ये तो टॉपिक हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल से समझा, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अब इस भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बनाइजेशन से निकालकर, अर्थात कि कार्बन के घटकों को निकालकर गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगा, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग और CO2 के उत्सर्जन को कम करेगा। तो इसी पे आधारित है हमारा टॉपिक। तो 2022-23 में भारत में प्राकृतिक गैस की खपत एक साल में जो है कि एक साल पहले की तुलना में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये एक नेगेटिव संकेत दे रहा है कि लोग प्राकृतिक गैस की ओर कम जा रहे हैं, नेचुरल गैस की ओर कम जा रहे हैं, जो कि 6% की गिरावट है। यह गिरावट भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के समक्ष एक चुनौती पैदा कर रही है कि कैसे लोग अभी भी जीवाश्मिक ईंधन, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, इसी पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं, अपने प्राइवेट काम को कर रहे हैं, अपने दैनिक चर्या को जो है कि इसी पर आधारित होकर चला रहे हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप CNG ना यूज करके पेट्रोल डीजल की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, आप कोई भट्टी वगैरह चला रहे हैं तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं। तो कैसे करके आप गैसों की जो खपत कम हो रही है, इससे हमारी गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को चुनौती मिलेगी। जैसे क्या है इसका मतलब, गैस आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों? तो देखिए, जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का मतलब है कि भारत के जो ऊर्जा स्रोतों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को अधिकतम करना। क्योंकि भारत में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, बहुत सारे एनर्जी के सोर्स हैं, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय, अर्थात गैर पारंपरिक या पारंपरिक। तो इसमें हमें प्राकृतिक गैस के उपयोग को अधिकतम करना है। और ये लक्ष्य भी रखा गया 2030 तक कुल ऊर्जा स्रोत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा जो वर्तमान में 6% से बढ़ाकर 15% तक करना है। तो यहाँ पे यह भी टारगेट रखा गया है कि हम जितनी भी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें लगभग 15% जो कंजम्पशन है वो नेचुरल गैस पे करें। जिससे क्या होगा, नेचुरल गैस क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स का उत्सर्जन करती है, लेकिन कार्बन का नहीं करती है। CO2 कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट कम होगा, क्लाइमेट चेंज कम होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए भी एक बेहतर वरदान साबित हो सकेगा। क्या क्या महत्व होता है गैस आधारित का? तो देखिए, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी हालांकि जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन इसकी प्रति यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करने पर यह कोयले की तुलना में लगभग 40% कम और तेल की तुलना में लगभग 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कोयले पे आधारित कोई यूनिट खर्च करते हैं, 1 यूनिट एनर्जी, या अगर हम तेल पे आधारित जो जीवाश्मिक तेल है, पेट्रोल या डीजल, इस पे जब हम 1 यूनिट खर्च कर रहे होते हैं, तो जितना भी कार्बन का उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा में प्राकृतिक गैस, जो कि यह भी एक जीवाश्मिक ईंधन है, लेकिन ये कम उत्सर्जन करती है। अर्थात यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि CO2 का उत्सर्जन कोयला और तेल की तुलना में कम होता है। तो ये अच्छी बात होगी। साथ ही साथ तुलनात्मक रूप से मुख्य वायु प्रदूषक का भी कम उत्सर्जन होता है। कहने का मतलब हो गया कि उत्सर्जन तो होता है, लेकिन कोयला और ताप पे आधारित या जितने भी इंडस्ट्री हैं तेल पे आधारित, इनकी अपेक्षा प्राकृतिक गैस कम उत्सर्जन करती है। किसका? जैसे PM2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो आपके नासा छिद्र यानी कि नाक के छेद से होकर चले जाते हैं फेफड़ों में, वहीं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन तीनों का ही प्रदूषकों का जो उत्सर्जन होता है वो प्राकृतिक गैस करती तो है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करती है, कोयले और तेल की अपेक्षा कम मात्रा में करती है। तो इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम गैस आधारित बनाएंगे तो काफ़ी फायदा होगा। वहीं अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखिए, प्राकृतिक गैस से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता भी अधिक होती है, और प्राकृतिक गैस का उत्पादन तेल या कोयले जैसे अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में बहुत ही कम खर्चीला है। जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल को बनाएं, डीजल को बनाएं, या
कोयले की जो खानें होती है वहाँ से जब हम कोयले को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, नीचे से माइनिंग करते हैं, खदान खोदते हैं, तो इसमें जितना खर्च आता है उनकी अपेक्षा प्राकृतिक गैस को तैयार करने में खर्चा कम आता है। साथ ही साथ इनकी जो एफिशिएंसी है, यानी अगर मैं कहूँ कि 10 लीटर तेल से अगर मैं गाड़ी को 5 किलोमीटर चला रहा हूँ, तो 10 लीटर प्राकृतिक गैस से मैं गाड़ी को 5 किलोमीटर नहीं बल्कि हो सकता है 20 किलोमीटर चलाऊँ। तो इनकी एफिशिएंसी अच्छी है, कम खर्चीली है। तो कह सकते हो कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने पर हमारी जो इंडस्ट्री में ऊर्जा की मांग है या पब्लिक में जो ऊर्जा की मांग है जनसंख्या के बीच, वो आसानी से पूरी हो सकेगी। और दूसरी, एसडीजी के टारगेट को पूरा करते हुए अफोर्डेबल भी हो सकेगी, क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़ा है कि हमें जो एनर्जी देनी है जनता को, समाज को, वो एक अफोर्डेबल हो, यानी इसको हर व्यक्ति परचेस कर सके, सस्ते में उपलब्ध हो सके, वहनीय दरों पे। तो प्राकृतिक गैस हमारे लिए एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है, खर्चीली भी कम है। तो इसीलिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस किया गया है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस का मतलब है नेचुरल गैस, लेकिन नेचुरल जो गैस होती है वो सामान्यतः लिक्विड फॉर्म में होती है, तो एलएनजी लिखा जाता है, लिक्विड नेचुरल गैस। पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त होती है, क्या होती है, इसको समझते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन सहित हल्के हाइड्रोकार्बन का एक गंधहीन और गैसीय मिश्रण है। गंधहीन है, इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर जलते हैं उसमें हम एमआईसी डालते हैं, मतलब मिथाइल मरकप्टेन जो होती है, गैस जो होती है, इसकी वजह से उसमें स्मेल आती है और पता चलता है कि गैस लीकेज कर रही है। अदरवाइज अगर हम उसे न डालें तो उससे क्या होगा, जो प्रोपेन ब्यूटेन जो होते हैं मुख्य कंपोनेंट्स, उसमें स्मेल नहीं आती है क्योंकि वो नेचुरल गैस के कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कैसी होती है, गंधहीन होती है। प्राकृतिक गैस में पाए जाने वाले अन्य यौगिकों में CO2, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फाइड और नाइट्रोजन भी शामिल होते हैं। यह न तो संक्षारक है और न ही विषाक्त है। विषाक्त का मतलब ये ऐसे कण नहीं है या ऐसे जो है कि मिश्रण नहीं है इसमें जो पाए जाते हैं कि वो किसी चीज़ को प्रदूषित करें। और संक्षारक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी चीज़ में क्षरण कर देना। जैसे आप देखोगे सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये क्या करते हैं, आगरा के ताजमहल को लगातार इनके द्वारा अम्लीय वर्षा से संक्षारक किया जा रहा है, यानी कि उनका क्षरण किया जा रहा है। कलर में जो है कि आप देखोगे हल्का वाइट की जगह येलोपन आ रहा है। तो ये प्राकृतिक गैस के जो घटक हैं ये किसी भी चीज़ का क्षरण नहीं करते हैं, किसी चीज़ को मतलब कि खराब नहीं करते हैं। तो ये प्राकृतिक गैसों की विशेषता है। अगर हम बात करें कितने प्रकार की प्राकृतिक गैस होती हैं, तो मोस्टली यहाँ पे हम 4 प्रकार की देखेंगे। जैसे एक होती परंपरागत प्राकृतिक गैस, जो चट्टानों की परतों के बीच में बड़ी दरारों और सक्रिय जगहों में पाई जाती है, चट्टानों की दरारों में, ठीक है। और गैर परंपरागत प्राकृतिक गैस जैसे सेल हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, अन्य प्रकार की जो तलछट चट्टानें होती हैं। तलछट चट्टानों का मतलब होता है जो नदी के तटीय क्षेत्र में होती है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और यहाँ पे इनकी संरचनाओं के भीतर एक छोटे से छिद्र में पाई जाती है, जिसको हम सेल गैस भी कहते हैं। एसोसिएटेड नेचुरल गैस में क्या होता है, कच्चे तेल के भंडार के साथ ही यह पाई जाती है, इसीलिए कच्चा तेल जैसे जीवाश्मिक ईंधन कहलाता है, इसीलिए नेचुरल गैस भी आपकी जीवाश्मिक ईंधन के रूप में जानी जाती है। यानी अनवीकरणीय, कैसी हो गई, अनवीकरणीय एनर्जी होती है। तो इसीलिए हम नेचुरल गैस को भी क्या कहते हैं, जीवाश्मिक ईंधन कहते हैं, क्योंकि वो कच्चे तेल के साथ पाई जाती है, यानी अनवीकरणीय। और साथ ही साथ कोल बेड मीथेन भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये कोयले के निक्षेपों में भी पाई जाती है। जैसे कोयले की खदानों में, जैसे यहाँ पे हम जो खदान करते हैं तो इनके यहाँ पे सक्रिय पट्टियों में गैस के रूप में पाई जाती है कोयले के निक्षेप में, इसलिए इसको कोल बेड मीथेन भी कहते हैं, कोल ब्लेडेड मीथेन भी कह देते हैं। तो ये नेचुरल गैस हो गई। और इससे रिलेटेड भारत में कहाँ कहाँ टर्मिनल्स चलाए जा रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो भारत में जो एलएनजी के टर्मिनल्स हैं, स्पेशली दाहेज गुजरात में है, हजीरा गुजरात में है और दाबोही महाराष्ट्र में। तो इन तीनों का नाम अगर आपके सामने आता है तो ये नेचुरल गैस से संबंधित हैं। और साथ ही साथ कुछ निर्माणाधीन भी एलएनजी टर्मिनल्स हैं, जैसे ओडिशा में धामरा, महाराष्ट्र में जयगढ़ और जाफराबाद गुजरात में। तो आप गुजरात में देखेंगे 3 आपको देखने को मिले, दाहेज मिलेगा, हजीरा मिलेगा और जयगढ़ मिलेगा। साथ ही साथ जयगढ़ नहीं, जाफराबाद मिलेगा। तो ये 3 तो मुख्यतः एलएनजी टर्मिनल आपके गुजरात में है, वहीं महाराष्ट्र में जयगढ़ है और दाभोई है। अब होता क्या है, यहाँ से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या करेगा, इस टॉपिक को चर्चा में रहने की वजह से नेचुरल गैस के जो टर्मिनल्स हैं, प्लांट हैं, उनको स्टेट वाइज मैचिंग करने के लिए दे देगा। आपसे पूछ लेगा जाफराबाद यूपी में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो जब आप इस करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़े होंगे, समझे होंगे, रिवाइज करेंगे, जब पीटी 365 को मैं रिवाइज कराऊंगा आपको इन सभी टॉपिक्स को, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि जाफराबाद कहाँ है, गुजरात में है।
और एक और टॉपिक बन सकता है कि भारत में नेचुरल गैस का अभी खनन बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, और जो अभी टेक्नोलॉजी अभाव की वजह से नेचुरल गैस का खनन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए भारत आयात करता है नेचुरल गैस को, और सबसे अधिक जो इसमें योगदान है वो कतर का है। नंबर 1 पे कतर आता है 42%। अगर मान लीजिए हम 100% नेचुरल गैस को आयात कर रहे हैं तो इसमें 42% हिस्सा कतर का होता है। सेकंड नंबर पे यूएसए का आता है और थर्ड नंबर पे यूएई का आता है। यानी पहले नंबर पे कतर आता है, दूसरे पे संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो आता है, और तीसरे पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स यूएई आता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये 3 कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली कतर तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि भारत में एलएनजी का जो आयात होता है लिक्विड नेचुरल गैस का, वो सबसे अधिक कतर से होता है। बाकी और भी छोटे छोटे देश हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिर और आगे हम देखते हैं, हम मेन हेडिंग पढ़ रहे थे कि इसका क्या महत्व है गैस आधारित अर्थव्यवस्था का। तो 3 हमने हेडिंग पढ़ लिए थे कि स्वच्छ ऊर्जा है, ऊर्जा दक्षता मिलेगी, और अगला आप देखेंगे तीव्र और कुशल परिवहन भी होता है इसका। मतलब प्राकृतिक गैस को -161.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब ये तरल अवस्था में बदल जाती है, और जब ये तरल अवस्था में बदल जाती है तो इसे लिक्विड यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस के रूप में कहा जाता है। और इससे प्राकृतिक गैस को भंडारित करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है तो कम स्पेस में अधिक से अधिक एरिया कवर कर लेती है। यानी बड़े बड़े टैंकरों में ये आसानी से चली जाती है। वहीं बहुउपयोगी ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि एलएनजी के रूप में यह विद्युत ग्रिड, हीटिंग सिस्टम, खाना पकाने हेतु घरेलू उपकरण और कुछ प्रकार के वाहनों को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक बैकअप का स्रोत हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की लगातार आपूर्ति कभी कभी बाधित हो सकती है। जैसे ठंडियों के मौसम में आप देखेंगे, जनवरी के स्पेशली मौसम में, दिसंबर में, कि हमें 3-4 दिन 10 दिन तक सूर्य की दर्शन ही नहीं होते हैं। मतलब इतना घना कोहरा छाया रहता है कि धूप निकलती ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वहाँ से एनर्जी नहीं मिल सकती। पवन ऊर्जा का मतलब क्या है, कभी कभी गर्मी की ऐसी उमस पड़ती है, ऐसा मौसम होता है कि विंड चलती ही नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाती है हवाएं, और ऐसे में जब विंड एनर्जी भी क्रिएट नहीं होगी तो हमारी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बाधित हो सकता है। इसलिए हम प्राकृतिक गैस को एक बैकअप के रूप में रख सकते हैं, जो पावर ग्रिड को लगातार आपूर्ति बनाए रखने में आसानी करेगा। तो ये मुश्किल जो हो उसको रोकने के लिए ही ये है। तो प्राकृतिक गैस से चलने वाले जनरेटर ऊर्जा का आदर्श बैकअप हो सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। वहीं निरंतर विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक, क्योंकि भारतीय सरकार का ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक 24 घंटे यानी 24/7 घंटे तक, सातों दिन 24 घंटे जो विद्युत की आपूर्ति है वो होती रहनी चाहिए। देश की अंतिम व्यक्ति तक, जो पहाड़ों में, झुग्गी झोपड़ियों में, आदिवासी समाजों में रह रहे हैं, उनको भी लाइट की व्यवस्था मिलते रहनी चाहिए। और इस आपूर्ति को सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, जो कि गैस आधारित ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकती है। जैसे कि पीएनजी की बात करेंगे, जब हम इसी लिक्विड गैस को जब हम पाइप के माध्यम से भेजते हैं तो व्यावसायिक और आवासीय यानी कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही प्रकार के परिसरों में खाना पकाने, घरों को गर्म करने और ठंडा बनाए रखने में भी एक इफ़ेक्टिव जो है कि भूमिका निभा सकती है। तो ये तो था गैस आधारित अर्थव्यवस्था का मुख्य महत्वपूर्ण जो महत्व था, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के पीछे कुछ उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, तो कुछ उसके नकारात्मक बिंदु यानी कि गुण की जगह दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या है पहला दोष, कि अनुमान संबंधी अस्थिरता है। क्या है, भारत के ऊर्जा स्रोत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने संबंधी लक्ष्यों में परिवर्तन होता रहा है सदैव। तो इसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, पहले ऊर्जा स्रोत में गैस की जो हिस्सेदारी रखी गई थी 2025 तक जो है कि 20% करने का टारगेट रखा गया। लेकिन जब भारत सरकार को लगा कि इतना टारगेट अभी अचीव नहीं हो सकता, फिर इसे संशोधित करके 2032 तक 11% कर दिया गया। और फिर उन्होंने बदलाव किया कि नहीं, हम 2030 तक 15% जरूर कर लेंगे। तो ये इन्होंने टारगेट्स बदलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही आ रही है कि इसका एनालिसिस नहीं हो पा रहा, विश्लेषण ठीक से नहीं हो रहा सरकार के द्वारा कि ऊर्जा की जो मांग है उसमें गैस की ऊर्जा का कितना टारगेट होना चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट है कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंताएं, जैसे प्राकृतिक गैस की हमारी वर्तमान मांग का लगभग 50% अन्य देशों के से तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो आ रही है एलएनजी के आयात से पूरा किया जा रहा है। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके 50% का तो जो है कि हम एलएनजी के रूप में आयात कर रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक कहाँ से हो रहा है, कतर से। और कतर से लगभग 42% हो रहा है। दूसरे नंबर पर यूएसए आता है और तीसरे नंबर पर यूएई आता है।
तो यहाँ देखते हैं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने से आयात पर अधिक खर्च करना पड़ेगा और अन्य देशों पर निर्भरता भी लगातार बढ़ेगी। तीसरी जो चुनौती है कि कर के मामले में प्रतिस्पर्धी समानता का अभाव है, क्योंकि कोयले पर 5% की दर से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लगाया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। वहीं डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में अपनी अर्थव्यवस्था को भारत के लिए डीकार्बोनाइजेशन की ओर लेके जाना है, अर्थात कि कार्बन जो मुक्त करने वाले जो स्रोत हैं उनको कम करना है। जबकि प्राकृतिक गैस क्या है, ये हमारे जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जगह अनवीकरणीय अर्थात पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जो जीवाश्मिक ईंधन के साथ तैयार होता है। जीवाश्मिक ईंधन के साथ इसका खनन होता है। तो यह भी कहने का मतलब एक सीमित ऊर्जा तक ही रहेगा और सीमित समय तक ही केवल ये रहेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर हम बात करें अवसंरचना की, तो वर्तमान में गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और भंडारण जैसी सुविधा की कमी है। वहीं पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन माना जाता है। जीवाश्म ईंधन तो है ही है, इसके दोहन, उत्पादन और दहन से भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे हमने कहा कि CH4 यानी मीथेन हो गया, CO2 हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। तो कहीं ना कहीं चाहे कम मात्रा में ही सही, लेकिन इनके उत्सर्जन से अगर एक दीर्घकालीन स्थिति देखेंगे तो लंबे समय तक अगर इनका उत्सर्जन होगा तो ये भी एक समस्या खड़ी करेगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे एक नई समस्या पैदा करेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। और वहीं अगर हम सरकार की तरफ से देखते हैं तो इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। जैसे गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में कई सारी पहलें की गई हैं। पहला कि संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के लिए दिशा निर्देश। किरीट पारिक की अध्यक्षता वाली जो समिति है, इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश को मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया कि अब गैस की कीमतों को वर्ष में 2 बार के बजाय मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी। यानी हर महीने के आधार पर प्राकृतिक गैस की जो कीमत होगी उस पर एनालिसिस करके गैस की कीमतों को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। तो ये चीज़ें भी एक अच्छी है कि मासिक स्तर पर हम देखेंगे कि कितनी डिमांड हो रही है और कितना उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, अर्थात घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, गैस निकालने के कार्य में तेजी लाई जाएगी, मार्जिनल गैस फील्ड या छोटे गैस फील्ड का भी विकास किया जाएगा। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या है सरकार की तरफ से कि इंडिया गैस एक्सचेंज की शुरुआत की गई है, यानी अपना स्वयं का अब गैस एक्सचेंज होगा भारत का, और यह गैस की प्रतिस्पर्धी स्वदेशी बेंचमार्क कीमत निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा, अब अगला है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एकीकृत टैरिफ का प्लान करना। यह संशोधन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एकीकृत टैरिफ से संबंधित विनियमों को शामिल करने के लिए किया गया है, जिसमें वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं आवश्यक गैस अवसंरचना का भी निर्माण कर रही है सरकार, जिसमें LNG टर्मिनल्स जैसे गुजरात में दहेज हो गया, हजीरा हो गया, महाराष्ट्र में धाबोल हो गया, केरल में कोच्चि हो गया, राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सिटी गैस वितरण नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि जो नेशनल लेवल पे गैस का एक ग्रिड बनेगा, जिसके माध्यम से हम हर सिटी को, इंपॉर्टेंट सिटी या हर सिटी को हम गैस की सप्लाई कर सकेंगे पाइप के माध्यम से। तो PNG के रूप में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो सरकार के द्वारा लगातार ये भी प्रयास किए जा रहे हैं और इसी में हम आगे देखते हैं। तो आगे की राह में क्या दिखाया कि किरीट पारिक समिति की अन्य सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना बहुत जरूरी है और प्राकृतिक गैस को GST व्यवस्था के अधीन लाना भी जरूरी है। वहीं प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करो, जैसे बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन, आवासीय जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। मौजूदा गैस परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि, जैसे गैस आधारित संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना। ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में 14.3 गीगावाट की क्षमता वाले ऐसे गैस आधारित संयंत्रों की पहचान की जाए जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है, तो उनको दोबारा निवेश करके क्या किया जाए, उन्हें दोबारा शुरू किया जाए। आयात स्रोतों में विविधता लाना होगा। द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए प्राकृतिक गैस के आयात स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास किया जाए। जो आज हम कतर पर निर्भर हैं 42% के लिए, अगर कतर मनमाना रेट देगा तो हमें मजबूरी है कि हम कतर से ही लें। तो क्यों ना हम प्राकृतिक गैस के लिए कुछ और देशों का भी चयन करें, जहाँ से अगर हमें कतर से सस्ती गैस मिल रही है, कतर हमें अगर 10 रुपये के हिसाब से दे रहा है और दूसरा कोई देश है जो हमें 6 रुपये में दे रहा है, तो हम दूसरे देश से ले लें, जिससे हमारा आयात की कीमत घटेगी। तो
तो यहाँ पर गैस की कीमत घट जाएगी। तो हम क्या करें, यूएसए, यूएई और कतर पे ही निर्भर ना रहें, कम से कम और भी 10-12 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दें, जिससे क्या होगा कि प्राकृतिक गैस की उपलब्धता भी आसानी से होगी और उसकी कीमतें भी सस्ती रहेंगी। घरेलू उत्पादन में भी हमें वृद्धि करनी चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि देश में ही गैस की खोज करना, उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन प्रदान करना शुरू करें, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो, अनुसंधान और विकास किया जाए इसमें। और वहीं एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड यानी उत्पादन और वितरण पूरे देश में एक ही गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाए और इससे मांग और आपूर्ति को भी संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो ये तो थी आपकी गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी थी, जो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में डील किया और जहाँ पे बताया कि महाराष्ट्र में कौन से हैं, गुजरात में कौन से हैं, इन सब जगह जगह पे जो आपके टर्मिनल्स चल रहे हैं एलएनजी वाले, यानी कि प्राकृतिक गैस के जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई और डील किया कि अगर यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न बनेंगे तो आपको कैसे लिखना है। वहीं अगर हम बात करेंगे आगे अगले टॉपिक की, तो संक्षिप्त में कुछ सुर्खियां जिनको अभी हम आज पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कैफ। कैफ मतलब है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। क्योंकि देखिए प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके लिए लगभग 9 प्रकार के उड़ान मार्ग होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 9 प्रकार के मतलब एक तरीके से प्रवासी प्रजातियों के लिए क्या होती है, ये उड़ान के मार्ग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे पूर्वी अटलांटिक उड़ान मार्ग हो गया, पश्चिम एशिया पूर्वी अफ्रीका उड़ान मार्ग, मध्य एशिया उड़ान मार्ग जिसमें हमारा भारत भी देखिए यहाँ पे आता है मध्य एशिया वाले में। वहीं पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलियन वाले में भी आता है भारत का थोड़ा सा ये हिस्सा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल जो 9 मार्ग हैं उसमें भी CAF क्या है, उनमें से एक है जिसकी पहचान प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के तहत की गई और इसी को हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। और यहाँ पे इस बैठक का आयोजन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया, यानी यूनेप के सहयोग से यहाँ पे इसे किया गया है। तो मुख्य कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे कि कैफ जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जो मध्य एशिया का है, तो उसे देखना है और इसी पे चर्चा करनी है। तो क्या है यहाँ पे समझने वाली बात कि उड़ान मार्ग पक्षियों के समूहों द्वारा अपने वार्षिक चक्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत प्रजनन क्षेत्र, विश्राम क्षेत्र, शीतकालीन ठहराव भी आते हैं। कहने का मतलब होता है एक पक्षी कुछ जगहों पे प्रजनन करता है, कुछ जगहों से उड़ते हुए जो है कि ठहराव करता है और कुछ जगहों से उड़ते हुए वो शीतकाल में अपने निवास स्थान को बनाता है और अपने जीवन काल को जिंदा रखता है। तो इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैफ जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये 30 देशों में जल पक्षियों की महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं, जिसमें अधिकतर रूस के साइबेरिया में अपने सबसे उत्तरी प्रजनन क्षेत्र को पश्चिम, दक्षिण एशिया, मालदीव, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे दक्षिणी गैर प्रजनन क्षेत्र के रूप में जोड़ते हैं। जिसमें कि भारत इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में इन प्रवासी पक्षी मार्ग का उपयोग करने वाले पक्षियों के 90% से अधिक प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल यानी स्टॉप ओवर बनता है। यानी एक पक्षी जो अपने मूल क्षेत्र से उड़ता है प्रवास करने के लिए, तो उसे बीच में जो स्टॉपेज चाहिए होता है रुकने के लिए, तो भारत में आके रुकते हैं और 1 घंटा नहीं, करीब करीब 1-1 महीने तक रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं विश्राम करते हैं और फिर दूसरी जगह पे जाके अपना निवास स्थान बनाते हैं या ठहराव की स्थिति बनाते हैं या फिर प्रजनन का क्षेत्र बनाते हैं। तो ये भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है इनके लिए और इसीलिए भारत ने प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान जो है कि बनाया है, जो कि 2018 से 2023 भी बनाया गया है। प्रवासी पक्षियों का महत्व क्या है, क्यों भारत इस पर फोकस कर रहा है, क्यों साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो लगातार फोकस कर रहा है, दुनिया के सभी देश इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कीट नियंत्रण एजेंट की भूमिका निभाते हैं। यानी जो छोटे छोटे कीट होते हैं जिनको ये पक्षी खाते हैं, उससे कीटों की संख्या नियंत्रित रहती है, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने में योगदान देते हैं। मान लीजिए इन्होंने कोई फल खा लिया, उसके बीज को खा लिया और बीट के माध्यम से, पॉटी के माध्यम से ये दूसरी जगह पे जाके छोड़ देते हैं। तो इससे ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह उस प्रजाति, उस फल का विकास होता है, प्रजातियों की विविधता भी वृद्धि होती है। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों के लिए आय का स्रोत उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर्यावरण की चिंताजनक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक भी होते हैं, क्योंकि कुछ साइबेरियन पक्षी होते हैं या कुछ प्रवासी पक्षी एक पर्टिकुलर
कहेंगे कि एक पर्टिकुलर आवास में रहते हैं, एक निश्चित मनोदशा में रहते हैं, एक निश्चित पर्यावरण में रहते हैं। अगर वैसा पर्यावरण उन्हें नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे स्थिर नहीं होंगे, वह वहाँ पे नहीं रुकेंगे, जिससे पता चलेगा कि यहाँ का पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया। जैसे अगर हम गंगा की डॉल्फिन को देखें, गंगेटिक डॉल्फिन जो कि शुद्ध पानी में रहती है, स्वच्छ पानी में रहती है, अगर कहीं पे आपको पहले गंगा की डॉल्फिन देखने को मिलती थी और अब वहाँ पे अगर गंगा की डॉल्फिन नहीं देखने को मिल रही है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र का पानी गंदा हो गया है। अर्थात डॉल्फिन क्या हो गई, प्रदूषक की संकेतक हो गई, कि बताती है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तो पानी स्वच्छ है और मैं जहाँ नहीं रहती हूँ वहाँ का गंगा पानी गंदा हो गया है, मलिन हो गया है। तो इससे क्या होगा, सरकार और समाज में जागरूकता फैलेगी और वो उसे स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए जो है कि प्रवासी पक्षी के बारे में मैंने आपको बताया। और एक अगला टॉपिक है हमारा चीता प्रोजेक्ट। देखिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चीता प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है प्राधिकरण, तो NTCA ने चीता परियोजना की निगरानी करने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति CPSC का गठन किया। यह 11 सदस्य की एक विशेषज्ञ शामिल है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे। तो कह सकते हो CPSC जो कि NTCA ने शुरू किया, जो 11 सदस्य की है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा, चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना। और यह समिति 2 साल तक प्रभावी रहेगी। और चीता परियोजना किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना है। अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हवाई जहाज के माध्यम से या पानी के जहाज के माध्यम से आप कुछ मांसाहारी जानवरों को एक स्थान से यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाते हैं। ये ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है, क्योंकि नामीबिया से भारत में 8 टाइगर को लाया गया था, 8 चीतों को लाया गया था, इसीलिए ये एक योजना बनाई गई है। और चीता पारिस्थितिकी तंत्र की एक की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, एक ऐसी प्रजाति जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक निकेत में रहती है और पर्यावरण की कार्यात्मकता उत्पादकता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर चीते न रहे मान लीजिए, तो चीते क्या है, जितने भी मांसाहारी जानवरों को खाते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, जो कहीं ना कहीं सर्वाहारी या शाकाहारी से ज़्यादा ही संख्या बढ़ जाने से एक नुकसान पैदा करेगी और पर्यावरण में एक असंतुलन स्थिति की आ जाएगी, असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए इनको की स्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। और ये चर्चा में क्यों आया है टॉपिक, क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों से पैदा शावकों की मौत हो गई। यानी जो बच्चे पैदा हुए इन चीतों के माध्यम से, उन बच्चों की मौत हो गई। और इसी घटना के कारण CPSC का गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 सदस्यीय विशेषज्ञ शामिल है इसमें। अब बात आती है कि जो प्रोजेक्ट चीता है, इसको सस्टेन रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए क्या क्या चुनौती आ रही है। तो पहली कि चीतों की लंबी दूरी तक आने जाने की प्रवृत्ति होती है, जो कि कूनो नेशनल पार्क के पास बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध है, जिससे उनको एक खुला वातावरण नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ उनको अपनी आक्रामकता जैसे व्यवहार दिखाने के लिए जो है कि असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत कम होता है, शिकार उनको नहीं मिल पा रहा है वहाँ। चीतों के पुनर्वास के स्थान पे उनके मूल पारिस्थितिकी तंत्र के समान शिकार की उपलब्धता नहीं है। जो शिकारी भोजन के रूप में चीते नामीबिया में खाते थे, वो भारत के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। इसलिए भी उनको एक संघर्ष देखना पड़ रहा है, संकट देखना पड़ रहा है। जटिल स्थलाकृति और दुर्गम इलाका होने तथा कुशल कर्मियों के अभाव के कारण चीतों के स्थानांतरण के बाद उनकी निगरानी करने में कठिनाई पैदा हो रही है। भले हम एम स्ट्रिप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लें, लेकिन जहाँ पे हम स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, कुशल कर्मचारी नहीं होंगे, तो हम इनका संरक्षण और निगरानी करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें हो गई। वहीं साथ ही साथ जंगलों में आवारा कुत्तों की एक बड़ी आबादी पाई जाती है, जिससे कुत्तों की वजह से क्या होता है, ये पार्वोवायरस नाम की एक बीमारी होती है, जो कि चीतों के लिए बहुत घातक होती है। अब आप कहेंगे सर कुत्ते तो चीते को काटते नहीं हैं। तो दोस्त, जब चीते जो है कि कुत्ते को खा जाते हैं, जंगली कुत्तों को, तो उनके मांस के माध्यम से ये जो वायरस होते हैं वो चीतों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से चीतों की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह भी एक समस्या है मध्य प्रदेश के कूनों में, कि वहाँ पे जंगली जो कुत्ते पाए जा रहे हैं उनकी वजह से भी चीतों के लिए एक समस्या बनेगी। और यहीं पे जो टाइगर ट्रांसलोशन हुई थी,
ट्रांसलोकेशन अर्थात कि बाघों का जो स्थानांतरण हुआ ये योजना विफल हो गई। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो शावक पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये विफल हो रही है, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने ला रहा है और विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसीलिए हम बात करेंगे कि अब इसी को ध्यान में रख के जो अंतर्राज्यीय समस्या आई है कि पहली अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना भी विफल हो गई। ध्यान देना यहाँ पे अंतर्राज्यीय है क्योंकि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 2 बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना था। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ महावीर और बांधवगढ़ से एक बाघिन सुंदरी को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था, जिससे 2 उद्देश्य पूरे होने थे। पहला उद्देश्य था कि बाघों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इनकी संख्या को कम करना, और ये जो संख्या ये कहाँ चली जाएगी, जहाँ पे इनकी आबादी कम होगी वहाँ पे इनको बसाना था, यहाँ पे इनको आवास दिलाना था। तो ये 2 जो टारगेट थे ये पूरे करने थे। तो ये विफल क्यों हो गई? क्योंकि शिकार की कम उपलब्धता है, अर्थात बाघों के भोजन के लिए जो शिकार होने चाहिए थे उनकी उपलब्धता कम है, इसलिए वो भूखे पेट रह गए, जिसकी वजह से उनमें बीमारियां हुई और वो मृत्यु की ओर चले गए। वहीं कर्मचारियों में आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी थी, ट्रेनिंग का अभाव था, पर्याप्त सुरक्षा का भी अभाव था बाघों के लिए, और जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रदान की गई धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया। और मानव और बाघों के बीच में जो संघर्ष होता है, यानी एनिमल और मैन के बीच में, जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो बाघ और मानव के बीच में भी संघर्ष देखने को मिला, जिसकी वजह से भी ये विफल हो गई योजना। तो समझते हैं इसको अब हम आगे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व में 2 वन्यजीव संभाग आते, एक महानदी और दूसरा सतकोसिया। सिमलीपाल के बाद सतकोसिया ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया में कोई भी बिग कैट्स यानी बड़े विशाल जो विडाल वंशी है वो मौजूद नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ी मैकाल श्रेणी पर स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1879 में आरक्षित वन और 1933 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वहीं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों में फैला हुआ है। बात करेंगे अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की प्रीलिम्स के लिए, वो क्या है कि बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का जो घनत्व है वो भारत के साथ दुनिया में भी सबसे अधिक है। यानी बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बाघों की संख्या सबसे अधिक है, कम क्षेत्र के होने के बावजूद। NTCA का गठन 2005 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया। तो ये तो हो गई आपकी एक जानकारी NTCA से। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास में, गेको मिजोरामेंसिस। क्या है भाई गेको मिजोरामेंसिस? तो देखिए, मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भारत म्यांमार की सीमा के पास मिजोरम में एक फ्लाइंग गेको की एक नई प्रजाति खोजी है। फ्लाइंग गेको को पैरासूट या ग्लाइडिंग गेको भी कहा जाता है। यह एक छोटी और लगभग मांसाहारी छिपकलियां होती हैं। तो क्या है ये? छिपकली है जो कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फ्लाइंग गेको की 13 प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल एक प्रजाति पाइचोजून लाइनोटम ये मिजोरम में पाई जाती है। यानी कि केवल एकमात्र यह प्रजाति है जो केवल कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है, और इसीलिए मिजोरम राज्य के नाम पर इसे गेको मिजोरेमेंसिस यानी मिजोरमेंसिस रखा गया है। और इसकी खासियत क्या है कि यह एक आर्बेरियल निशाचर जीव है जो कि पेड़ों पर रहती छिपकली, और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी ग्लाइड करके पहुंच सकती है, यानी कि कूद के छलांग लगा के ये पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी जो क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं और आप अपने हमें सजेशन दे सकते हैं जिस पर हम बिल्कुल वर्क करेंगे। चैनल पे अगर आप लोगों को खुशी हो रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बाओआब से, जो कि एनवायरनमेंट की लास्ट क्लास होगी, फिर हम उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। और तब तक फिर हमारी जून की करंट अफेयर्स भी आ जाएगी, फिर हम लोग जून की करंट अफेयर्स को भी मंथली वाइज रेगुलर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।